हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रा यानी कि मनी। मुद्रा के बारे में आप सबको पता ही है। मनी होता क्या है, हमारे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपनी मनी बोलते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो भी हमने टॉपिक कवर करने वो है सबसे पहला हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम। उसके बाद में हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां या दोष, उसमें क्या असुविधाएं होती थी, क्या कमियां थी उस प्रणाली के अंदर, यानी कि डिफिकल्टीज हमें क्या फेस करनी पड़ती थी, क्या प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। तो प्रॉब्लम्स और बार्टर सिस्टम्स या फिर हमारी डिफिकल्टीज हमें क्या आती थी, कौन कौन सी कमियां थी उसके अंदर, दोष क्या थे, डिमेरिट्स क्या थी हमारी। क्लियर रहेगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपने मुद्रा के बारे में, मनी के बारे में। मुद्रा होती क्या है, मनी किसे कहते हैं, मुद्रा से अभिप्राय क्या होता है हमारा। और उसके बाद में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने मुद्रा के कार्यों के बारे में, यानी कि यूजेस ऑफ मनी। मनी का हम यूज कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार से होता है, कैसे मनी हमारी हमें हेल्प करता है अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए। क्लियर रहेगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है, हमारा बार्टर सिस्टम जो होता है वो होता क्या आएगा, उसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आप हो और एक आपका दोस्त है। एक आप और एक आपका दोस्त हैगा। आपके दोस्त के पास में एक किताब है, एक बुक है, किसकी, इकोनॉमिक्स की। आपके दोस्त के पास में एक बुक है इकोनॉमिक्स की, और आपके पास में एक दूसरी बुक है, वो है मैथ की। क्लियर है ना। आपके पास में मैथ्स की बुक है, आपके दोस्त के पास में इकोनॉमिक्स की बुक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको जो मैथ की बुक आपके पास है उसका आपकी जरूरत नहीं है, आपके यूज की नहीं है वो बुक, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए। आपका जो फ्रेंड है उसको इको की बुक की जरूरत नहीं है, उसको मैथ्स की बुक की जरूरत है। तो आपने उससे क्या बोला, भाई तू मुझसे मेरी बुक ले ले और बदले में मुझे अपनी बुक दे दे। तो इसे ही बोलते हैं अपना बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी क्या होती है, वस्तु मतलब कि गुड्स एक्सचेंज सिस्टम। क्लियर है ना। जहां पर हम अपनी गुड्स को, अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज कर देते हैं, एक वस्तु के बदले में दूसरी किसी वस्तु के विनिमय की प्रणाली को ही क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली जहां पर एक वस्तु के बदले में किसी दूसरे वस्तु को का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जहां पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम उसको उसके बदले में किसी दूसरी वस्तु को उसको दे देते हैं। क्लियर है ना। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत एक वस्तु के बदले में, किसी भी वस्तु के बदले में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हम दूसरी वस्तु को एक्सचेंज कर देते हैं। हमें इको की बुक के बदले में हमने क्या करा, डायरेक्टली उसको मैथ की बुक दे दी। किसी भी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को दे देने क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसे हम वस्तु प्रणाली या वस्तु अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को। क्लियर रहेगा। समझ गए होंगे आप सबकी वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है, हमारा बार्टर सिस्टम होता क्या है। क्लियर रहेगा। अब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की कमियों की। बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किस प्रकार की डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ सकती हैं या पहले करनी पड़ती थी। बार्टर सिस्टम जो है हमारा वो पुराने टाइम में, पहले के जमाने में यूज होता था जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब मुद्रा यूज में नहीं आती थी। उस टाइम पर हम इसी तरह से अपनी वस्तुओं को का क्रय विक्रय या उनको हम एक्सचेंज करते थे। क्लियर रहेगा। जैसे आप एक किसान हो, अगर आप एक किसान हो और आपके जो खेत में है वो गेहूं उगते हैं, क्या उगते हैं, गेहूं उगते हैं। अब किसान को क्या, अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको चावल चाहिए, अब आपको
चावल चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, किसी ऐसे किसान को ढूंढोगे जिसके खेत में क्या है, चावल उगते होंगे, आप उससे गेहूं उसको दे दोगे, उसके बदले में आपसे चावल ले लोगे। तो यही थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसके अंदर किस प्रकार की डिफिकल्टीज, कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी हमें या करनी पड़ती थी, उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम या डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कमियां क्या थी। देखिए, तो देखिए ये हमारी 4 बड़ी कमियां थी जो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर पाई जाती थी। यानी हमारी बार्टर सिस्टम की जो डिमेरिट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो ये 4 बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो हमें उस टाइम पर फेस करनी पड़ती थी। यानी उस टाइम पर लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उन्हें इसने इन 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। 4 टॉपिक्स में उनको डिवाइड कराएगा। पहला क्या हमारा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। उस समय आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाना एक कठिन कार्य होता है। अब देखिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता क्या है भाई, दोहरा संयोग होता क्या है। दोहरा संयोग का से अभिप्राय होता है आपको ऐसा व्यक्ति मिलना, यानी कि ऐसे 2 व्यक्तियों का आपस में मिलना जो मिलकर के एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी कर सके, ऐसे व्यक्तियों का मिलना एक कठिन कार्य होता था। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास में गेहूं है, आपके पास में गेहूं है और आपको चाहिए जूते। क्या चाहिए, आपके पास में गेहूं है, आपको चाहिए जूते। अब आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की जरूरत हो और जो जूते बेचना चाहता हो। क्लियर है? आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। अगर बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या परेशानी आती थी भाई, आपके पास में गेहूं है तो आप क्या करोगे, अपने गेहूं नहीं दे सकते हो, और आपको क्या चाहिए, आप जूते चाहिए, तो आपको जूते लेने के लिए अपने गेहूं देने वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। यानी कि आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपको जूते दे दे और आपसे गेहूं ले ले। इस तरह के संयोगों को मिलना, उन लोगों का, उन व्यक्तियों का आपस में मिलना एक कठिन कार्य होता था। हमें इस प्रकार के व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सके और हम उनकी आवश्यकता को पूरी कर सके। इसी को बोलते थे दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता था? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है एक ऐसा संयोग जिसके अंतर्गत 2 व्यक्ति मिलकर के एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हो। क्लियर है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ये कठिन कार्य होता था। सेकंड क्या हमारा, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। अब देखिए मूल्य की एक समान इकाई क्या होती है भाई। आज आप सामान खरीदने जाते हो, आपने क्या बोला भाई, मुझे जूते चाहिए। उसने बोला सर 1000 रुपए के हैं। किसके हैं? 1000 रुपए के हैं जूते। क्या यहाँ पर एक सामान्य इकाई है भाई, वो आपके लिए भी 1000 के है, कोई दूसरा पर्सन आएगा उसके लिए भी 1000 के लिए है, कोई तीसरा पर्सन आएगा उसके लिए भी वो 1000 के लिए होंगे, 1000 रुपए के होंगे। यहाँ पर क्या है, आपके मूल्य की जो इकाई है क्या, रुपया। आपके मूल्य की जो इकाई है वो क्या है, रुपया। वो सबके लिए फिक्स है भाई। 1000 रुपए के लिए आपके लिए, 1000 रुपए के लिए किसी दूसरे के लिए, और 1000 रुपए के वो किसी तीसरे पर्सन के लिए जो आप जूते खरीदने गए हो। क्लियर है? बट वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता था, मान लीजिए आपके पास में गेहूं है भाई, उसने बोला जूते तो मैं दे दूंगा आपको, बट गेहूं के बदले में आपको उसके बदले में आपको 2 बोरी गेहूं देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 2 बोरी गेहूं देने पड़ेंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपके बाद में कोई एक दूसरा पर्सन गया, एक बी पर्सन गया, उसके पास में क्या, उसके पास में धान है। उसने क्या बोला भाई, जूते तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको इन जूतों के बदले में क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 बोरी धान देना पड़ेगा। 3 बोरी धान देना पड़ेगा इन जूतों के बदले में। क्लियर है? तो देखिए आपसे वो ले रहा है 2 बोरी धान, किसी दूसरे पर्सन से ले रहा है वो 3 बोरी धान। तो वहां पर क्या था, एक समान इकाई का अभाव पाया जाता था।
वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता है, हम हमेशा अपनी वस्तु का प्राइस जो होता है किसी दूसरे वस्तु के कंपेयर में करते हैं, और जैसी हमारी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम उस वस्तु का मूल्य तय करते हैं। अगर आपको गेहूं की ज्यादा जरूरत है तो आप क्या करोगे, अपनी वस्तु के बदले में गेहूं की ज्यादा डिमांड करोगे। मान लीजिए आपको 5 बोरी की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, भाई मैं जूते तो दे दूंगा लेकिन मुझे आप 5 बोरी गेहूं दे दीजिए बदले में। क्लियर है ना भाई। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है, जैसे जैसे हमारी डिमांड होती है कि वैसी वैसी हमारी जो इकाइयों का एक्सचेंज होता है वो बदलता चला जाता है। क्लियर है भाई, समझ गए आप सब की वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो मूल्य की एक समान इकाई का अभाव होता था, इस प्रणाली के अंदर हम हमेशा वस्तुओं का जो एक्सचेंज होता है, जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो किसी दूसरी वस्तु के प्राइस पर, किसी दूसरी वस्तु पर ही तय करते हैं। वस्तुओं पर, घोड़ों पर, गाय पर, इन चीजों पर हम अपनी वस्तुओं को तय करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप एक घोड़ा खरीदने गए, आप क्या गए, एक घोड़ा खरीदने गए। अब आपके पास में गाय भी है और बैल भी है। उसने बोला घोड़ा दे दूंगा लेकिन बदले में आपको 4 गाय देनी पड़ेंगी। क्लियर है, 4 गाय देनी पड़ेंगी या फिर 3 बैल दे दीजिए। क्या कीजिए, 3 बैल दे दीजिए या फिर 4 गाय दे दीजिए। अब देखिए 4 गाय मांग रहा है एक घोड़े के बदले में या फिर 3 बैल मांग रहा है घोड़े। तो क्या यहाँ पर इकाई है क्या हमारी अलग अलग है, गाय भी इकाई है, बैल भी इकाई है। इसके अलावा अगर आपके पास में और कोई भी वस्तु है, गेहूं, चावल, तो वो भी क्या बन जाती है, इनकी इकाइयां बन जाती है उस वस्तु के मूल्य को चुकाने के लिए। तो एक वस्तु के लिए अलग अलग इकाइयां होती थी, एक समान इकाई। अब क्या होता है, अब हमारे पास में एक ही समान इकाई है, रुपया। कोई भी वस्तु खरीदनी हो उसके लिए एक इकाई होती है पैसा, रुपया जो होता है हमारी इंडियन करेंसी जो है। क्लियर है। थर्ड रहेगा भविष्य के लिए किए जाने वाले भुगतानों का अभाव। भविष्य के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर भविष्य के लिए किए जाने वाले भुगतानों की भी कठिनाई होती थी, क्योंकि आज के समय क्या है, जब हमारे पास में रुपया एक समान इकाई है तो क्या, मान लीजिए अगर आपको भविष्य में 3 साल बाद भी अगर आपको किसी को पैसे लौटाने हैं, कितने, 10,000 रुपए, तो आप उसको इजीली लौटा सकते हो 10,000 रुपए। क्लियर है। बट मान लीजिए बार्टर सिस्टम के अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता था, अगर आपको भविष्य के लिए किसी को, आपको अपनी जो भी आप एक वस्तु खरीद के लाए थे उसकी पेमेंट करनी है, उस टाइम पर आपने तय करी थी कि भाई मैं 10 बोरी गेहूं इसके बदले में दूंगा। आज क्या हुआ, गेहूं की फसल कम हुई, गेहूं क्या है, महंगा बिक रहा है, तो आज जो 10 बोरी की कीमत होगी वो पहले के मुकाबले तो ज्यादा होगी। क्लियर है। तो भविष्य के लिए किए जाने वाले जो भुगतान होते थे उनमें कठिनाई होती थी, क्योंकि हमारा जो प्राइस था वही फिक्स नहीं होता था किसी भी वस्तु का। तो जब प्राइस फिक्स नहीं होता था तो भविष्य में उनकी कीमत बदल जाती थी, आज के टाइम पर उनकी कीमत कुछ और होती थी, इसलिए उसमें एक्सचेंज में क्या आती थी, कठिनाई आती थी, परेशानी आती थी उनको पे करने में। क्लियर है। फोर्थ कहता है हमारा मूल्य संचय तथा हस्तांतरण में कठिनाई। मूल्य संचय क्या होता है, पैसे को इकट्ठा करके रखना, जोड़ करके बचा करके रखना। आज के टाइम पर तो हमारे पास में बैंकिंग सिस्टम है, आप अपने बैंक्स में पैसे को उठा के रख सकते हो, वरना कागज के नोट होते हैं तिजोरी में बंद करके रख सकते हो। बट पहले के समय में जब हमारे पास में नोट या जो करेंसी थी, रुपया जब था नहीं होता था, तो उस टाइम पर अपने पैसे का, अपने जो मूल्य था उसका संचय करना, उसको उठा करके रखना भी पॉसिबल नहीं था, वो भी संभव नहीं था। भाई आपके पास में अगर आपने गेहूं की खेती करी, चावल की खेती करी, या आपके पास में 50 गाय, तो आप उनको कहां पर उठा करके रख लोगे, जोड़ करके तो नहीं रख सकते। तो भाई गेहूं भी अगर आपके पास में है तो आप कहां तक गेहूं को उठा करके और कब तक रखोगे। पैसे को तो आप अपने पास में जो कागज के नोट है बैंक के अंदर आप उनको 50 साल 60 साल तक रख सकते हो, बट गेहूं को थोड़ी ना रख सकते हो। तो मूल्य संचय क्या था, कठिन कार्य था। इसी तरह से हस्तांतरण करना, ट्रांसफर करना भी क्या था, एक कठिन कार्य होता था मूल्य का। किसी भी वस्तु का प्राइस पे करने या फिर अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो भी क्या होता था, कठिनाई होती थी। उस काम में भी कठिनाई होती थी, ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती थी। आज तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, एक बटन दबाया, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे गए, बट उस टाइम पर ये सब पॉसिबल नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। क्लियर है। ये थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयां या कमियां जो हमें उस टाइम पर फेस करनी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में, मनी या मुद्रा हमारा होता क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं मुद्रा की या मनी की। मुद्रा होता क्या है। मुद्रा से अभिप्राय होता है कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं का विनिमय या क्रय विक्रय कर सकते हो,
तथा वह सर्वसाधारण द्वारा, सर्वसाधारण मतलब पूरे देश के सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार की जाती हो। क्लियर है? एक बार दोबारा सुन लीजिए डेफिनेशन। मुद्रा से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से होता है जिसे सामान्यतः वस्तु का मूल्य मापने तथा किसी भी वस्तु के विनिमय के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तथा सर्वसाधारण द्वारा स्वीकार की जाती है, मान्य होती है। यानी कि ऐसा वस्तु जिसे एक तो हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता हो तथा किसी भी वस्तु का मूल्य मापने के लिए, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि हाँ इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता हो। और आज के टाइम पर जो ऐसी वस्तु है उस इकाई को हम क्या बोलते हैं? इंडिया के अंदर क्या चलता है? रुपया चलता है। रुपया क्या होता है भाई? एक तो ये जो पैसा होता है, रुपया जो हमारे पास में कागज के नोट आते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो हर एक व्यक्ति के द्वारा तो स्वीकार किए जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को उनको दे सकते हो, वो आपको मना नहीं करेगा कि भाई मैं इस सामान के बदले में ये चीज नहीं लूंगा आपसे। क्लियर है? सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार की जाती है ये वस्तु तथा हर एक वस्तु का जो मूल्य मापा जाता है भारत के अंदर वो इसी रुपये में मापा जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे रुपये की बात कि रुपया होता क्या है। जो हमारी मुद्रा है वो एक ऐसी वस्तु होती है जिसे किसी भी वस्तु का मूल्य मापने के लिए उपयोग किया जाता हो तथा सर्वसाधारण द्वारा इस्तेमाल की जाती है। अब हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाए, यानी कि पुराने समय में जो हमारी मुद्रा होती थी वो कैसी होती थी? हमारी सोने के सिक्कों की, सोने या चांदी के सिक्कों की उपयोग होती थी, इनके सिक्कों की बनती थी। उसके बाद में जो हमारी मुद्रा थी वो तांबे के सिक्कों की आने लगी, तांबे के सिक्के। अब जो आती है हमारी वो मिश्र धातु, यानी कि जैसे आज के समय में सिक्के चलते हैं गिलट के, या फिर कागजी मुद्रा आती है, कागजी मुद्रा आने लगी। और अब इसके भी बाद में जो हमारी मुद्रा आती है वो आती है हमारी कैसी? प्लास्टिक मुद्रा या फिर ई मुद्रा। क्लियर है? प्लास्टिक मुद्रा या ई मुद्रा क्या होती है? देखिए प्लास्टिक मुद्रा होती है आपके सबके पास में, आपने सुना ही होगा अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जो भी हमारे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं इन्हीं को बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट कर सकते हो। ई मुद्रा क्या होती है आपकी? मुद्रा क्या होती है आपकी? ऑनलाइन बैंकिंग की जो सुविधा आपको आजकल मिलने लगी है। आप अपने मोबाइल से बैठे बैठे पेटीएम के थ्रू या और किसी ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, वो होती है हमारी ई मुद्रा का प्रकार है। तो ये हमारी मुद्रा का इतिहास है, किस तरह से चलती आई है। सबसे पहले मुद्रा जो हमारी सोने तथा चांदी के सिक्कों के रूप में आई, उसके बाद तांबे के सिक्कों में आई, फिर उसके बाद में मिश्र धातु या कागजी नोट जो आज भी प्रचलन में है। और आज के समय में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो हमारी प्लास्टिक मुद्रा तथा ई मुद्रा है, जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित में आती है। तो हमारी मुद्रा की बात थी। मुद्रा की डेफिनेशन आप समझिए क्या होती है, मुद्रा कितने प्रकार की आज तक आती है, कैसे उसका इतिहास चलता आएगा। अब हम बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। तो देखिए अब हम बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? मुद्रा का पहला कार्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है मुद्रा का वो क्या होता है? वस्तुओं का विनिमय। मुद्रा जो होती है किसी भी वस्तु के विनिमय के माध्यम के तौर पर कार्य करती है। मतलब अगर आपको किसी वस्तु को एक्सचेंज करना है, कोई भी वस्तु क्रय करनी है, खरीदनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको मुद्रा देनी पड़ती है। तो मुद्रा जो होती है किसी भी वस्तु के विनिमय के माध्यम के तौर पर कार्य करती है। सेकंड क्या होता है? मुद्रा को संचय करना आसान होता है। मुद्रा को आप आसानी से उठा करके रख सकते हैं, संचय करके रख सकते हैं। थर्ड क्या होता है? मुद्रा जो होती है बचत करने में सहायता प्रदान करती है। मुद्रा के आने के बाद में लोगों को बचत करना आ गया है, पैसे बचा करके रखना, अपने पास में स्टोर करके भविष्य के लिए रखना। मुद्रा से भविष्य के जो भुगतान होते हैं उनकी पेमेंट करना आसान हो गया है। मुद्रा को ट्रांसफर करना इजी होता है, आप मुद्रा को आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं। मुद्रा से आप अपने दान, अनुदान, इस तरह के कार्यों में भी काम में ले सकते हैं मुद्रा को। क्लियर रहेगा? तो ये हमारे कुछ कार्य हैं मुद्रा के, जहां जहां पर आपकी जो मुद्रा होती है काम आती है। और भी बहुत सारे कार्य होंगे, आपकी बुक में लिखेंगे, आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं।
इजी से समझ में आ जाए। हम बात करते हैं मुद्रा के प्रकार की या मुद्रा के रूप की, यानी कि टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। देखिए जो मुद्रा होती है हमारी, वो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है हमारी आदेश मुद्रा। देखिए आदेश मुद्रा क्या होती है? आदेश मुद्रा से अभिप्राय होता है वह मुद्रा जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, यानी किसी भी देश के अंदर उस देश की सरकार पर के आदेश पर, उस देश की सरकार के आदेश पर जो भी मुद्रा जारी की जाती है उसे बोलते हैं हम आदेश मुद्रा। जैसे कि भारत के अंदर भारत सरकार के आदेश पर जो कागजी नोट या जो सिक्के जारी किए जाते हैं वही क्या होते हैं? हमारी आदेश मुद्रा होती है। यानी कि वो मुद्रा जो भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार के द्वारा उनके आदेश पर जारी की जाती है उसे बोलते हैं आदेश मुद्रा। क्लियर है क्या? सेकंड क्या होती है? हमारी न्यास मुद्रा होती है। देखिए न्यास मुद्रा क्या होती है? न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता, प्राप्तकर्ता मतलब कि जो मुद्रा प्राप्त करेगा, अदाकर्ता मतलब कि जो मुद्रा को पे कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच में परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। इस मुद्रा को बोलते हैं न्यास मुद्रा। एग्जाम्पल के लिए जैसे चेक होता है, चेक के अंदर क्या होता है? भाई आपको किसी से पेमेंट लेनी है या आपने कोई वस्तु खरीदी, अब आप उस पर्सन को क्या बोलते हो? भाई कैश मेरे पास है नहीं, मैं चेक काट के दे देता हूँ। तो आप दोनों के बीच में ये बिलीव होता है, ये विश्वास होता है कि हाँ आप उस बंदे को विश्वास है कि भाई आपका जो पैसा है, जो उसमें चेक में अमाउंट लिखी है वो उसको बैंक से मिल जाएगी। तो चेक जो होता है ये भी हमारी न्यास मुद्रा होती है एक प्रकार की। इसी तरह से हमारे जो BR होते हैं, BP होते हैं, ये सब भी क्या होते हैं? हमारे न्यास मुद्रा के ही एक प्रकार होते हैं जिन्हें हम बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बोलते हैं। ये भी क्या है? हमारे न्यास मुद्रा ही होती है। बात करते हैं पूर्णकाय मुद्रा की। तो ये पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है? पूर्णकाय मुद्रा होती है वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य, वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य तथा वस्तु मूल्य दोनों क्या हो? बराबर हो। कोई भी मुद्रा हो उसके जो उसमें 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है उसका मौद्रिक मूल्य, एक होता है उसका वस्तु मूल्य। अब देखिए मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य होता क्या है? मौद्रिक मूल्य से अभिप्राय होता है वह मूल्य जो उस मुद्रा पर प्रिंट है, जो उस मुद्रा पर प्रिंट छपा हुआ है, मतलब जितने में वो पैसा चलेगा। मान लीजिए आपके पास में एक 2000 रुपए का नोट है, उस पर 2000 रुपए लिखे हैं, तो उस कागज का जो मौद्रिक मूल्य वो कितना है? 2000 रुपए, जितने में वो बाजार में चलता है वो तो उसका मौद्रिक मूल्य है। वस्तु मूल्य क्या होता है? जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है, मतलब जो उसके अंदर वस्तु उपयोग में लाई गई है उस वस्तु का मूल्य। मान लीजिए जो 2000 रुपए में जो कागज लगा हुआ है उस कागज का जो पैसा है वो क्या होता है? हमारा वस्तु मूल्य होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास में एक सिक्का है 5 रुपए का, एक सिक्का है कितने का? 5 रुपए का। तो जो 5 रुपए उस पर लिखे हुए हैं वो क्या हमारे मौद्रिक मूल्य है। और अगर आप उस सिक्के को तोल करके बाजार में बेचो लोहे के भाव में, या जो भी वो मुद्रा है, धातु है, उस धातु के प्राइस में बेचो उस सिक्के को, तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी उसकी वस्तु मूल्य। क्लियर है ना? वस्तु मूल्य क्या होता है? जो भी हमारी मुद्रा में वस्तु उपयोग की गई है उस मूल्य को हम उसका वस्तु मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? तो पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य तथा वस्तु मूल्य बराबर हो। अगर किसी भी मुद्रा के मौद्रिक मूल्य तथा वस्तु मूल्य बराबर होते तो उसे बोलते हैं पूर्णकाय मुद्रा। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है, उसके ऊपर प्रिंट भी 1 रुपए है और जो उसके अंदर जो लोहा लगा है उस सिक्के को बनाने में वो लोहा भी 1 रुपए का ही आता है, तो वो कैसी मुद्रा हो गई? हमारी पूर्णकाय मुद्रा हो गई। क्लियर? लास्ट आती है हमारी साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य ज्यादा होता है और वस्तु मूल्य क्या होता है? कम होता है। अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी मुद्रा का मौद्रिक मूल्य ज्यादा हो और वस्तु मूल्य उसका कम हो तो उसे बोलते हैं साख मुद्रा। जैसे भारत के अंदर जितने भी कागजी नोट आते हैं, चाहे वो 10 का हो, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, उन सब का जो मौद्रिक मूल्य होता है उस कागज के वैल्यू से, उस कागज के प्राइस से, मतलब कि उसके वस्तु मूल्य से बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य अधिक हो तथा वस्तु मूल्य कम हो, ऐसी मुद्रा को बोलते हैं साख मुद्रा। क्लियर है?
समझ गए आप सब मुद्रा के प्रकार या मुद्रा के रूप, कितने टाइप्स की हमारी मनी जो होता है, कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एक